तो दोस्तों आज मैं माई गिफ्ट अनलिमिटेड गाचा लेवल 9999 एनिमे के लास्ट के 5 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये इस एनिमे के सीजन 1 की लास्ट वीडियो होने वाली है। यहाँ ये सीजन 1 पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। अगर आप इस एनिमे की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम साशा को देखते हैं जो कि अपनी मेड के साथ कहीं जा रही होती है। यहाँ पर हम ह्यूमंस को देख पाते हैं जिन्हें एल्फ की कंट्री में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। और तभी यहाँ साशा लाइट को देखती है जो कि एक गली से गुजर रहा होता है। वो उसका पीछा करती है लेकिन तभी वहां पर एक डेड एंड आ जाता है। लेकिन वहां पर वो तभी एक लेटर भी देखती है जिस पर लिखा था कि मैं लाइट हूं और मैं टावर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये देख साशा शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक जो भी उसे मिला है वो सब कुछ लाइट की डेथ की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और लाइट को मारने के प्राइज मनी के साथ साथ उसे एक नोबल फैमिली ने अडॉप्ट भी कर लिया एज अ बेटी, जिस वजह से वो अब नोबिलिटी का पार्ट बन चुकी है। और साथ ही साथ वो अब मिखाइल नाम के एल्फ से शादी करने वाली है जो कि व्हाइट नाइट का वाइस कैप्टन है। सीन कट होता और हम व्हाइट नाइट्स को देख पाते हैं जहाँ हमें टोटल 5 व्हाइट नाइट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में टोटल व्हाइट नाइट्स 6 हैं, जिसमें से मिखाइल साशा का मंगेतर अभी यहाँ नहीं है। यहाँ हम 2 छोटे व्हाइट नाइट्स को देख पाते हैं जिनमें से एक का नाम निया होता है और दूसरे का नाम किया होता है। ये दोनों ही एक इंसान को यहाँ टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो उनका पेट है और वो उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस पर मूस नाम का व्हाइट नाइट कहता है कि इंसानों को इस तरह टॉर्चर नहीं करने चाहिए, उन्हें थोड़ी काइंडनेस दिखाओ और उन्हें तलवार से एक ही हमले में खत्म कर दो, क्योंकि ये कीड़े जैसे इंसान हमारी काइंडनेस भी डिजर्व नहीं करते। और फिर तभी यहाँ पर हम शारफाट नाम के व्हाइट नाइट को देखते हैं जो कि एक इंसानी लड़की को अपनी गोद में बिठाकर उसके साथ खेल रहा होता है और बताता है कि हमें इंसानों को टॉर्चर करना चाहिए क्योंकि इसी में ही हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, और खास तौर पर औरतों को, क्योंकि उनकी चीख की आवाज मुझे काफी प्यारी लगती है। और फिर हम इनके कैप्टन को देख पाते हैं जिनका नाम हार्डी है और वो इनके आर्ग्यूमेंट को खत्म करवाने के बाद शारफट को ऑर्डर देते हैं, जिनके ऑर्डर को फॉलो करते हुआ शारफट उस इंसान को मार देता है जो कि निया और खिया का पेट था। अब यहाँ इस पूरे सीन को देख हम समझ पाते हैं कि किसी भी व्हाइट नाइट की आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बनती है और यहाँ मौजूद सारे व्हाइट नाइट्स अब माइस्ट्रो का टाइटल होल्ड करते हैं। सीन कट होकर हम साशा को रात के वक्त सोते हुए देखते हैं कि तभी उसकी आंख खुलती है और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो एक बहुत बड़ा टावर जंगल के बाहर बनता हुआ दिखती है जो कि सीधा जमीन से निकलता है। और इसे देख साशा समझ जाती है कि लाइट उसे शायद वही मिलने के लिए बुला रहा है और वो उसका वहां पर इंतजार कर रहा है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक एल्फ बहुत सारे इंसानों को स्लेव बनाकर ट्रेड करवाने के लिए शहर में ले जा रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उस एल्फ को खा जाता है, लेकिन वो इंसानों को जिंदा छोड़ देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ पर एल्फ काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनके स्टॉक्स आ नहीं रहे थे जो कि थे ह्यूमन स्लेव, और उनके जंगलों में बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूमने लगे थे टावर के आ जाने की वजह से। और ये टावर क्या है आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया क्योंकि टावर के कोई करीब जा ही नहीं पा रहा था मॉन्स्टर्स की वजह से। और फिर तभी हम यहाँ कुछ एडवेंचर्स को देखते हैं जो कि उनके बोर्ड पर लगा एक नोटिस देखते हैं। नोटिस पर लिखा था कि जो भी टावर को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करेगा उसको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ हम ब्लैक मोडले यानी कि अपनी लाइट की पार्टी को भी देखते हैं जिसके साथ नेमोमो और गोल्ड भी थे। दो एल्फ नेमोमो को देख उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नेमोमो मना कर देती है और कहती है कि वो लॉर्ड डार्क को ही बिलोंग करती है, जिस पर ये लोग डार्क यानी कि लाइट पर हमला करते हैं। लेकिन लाइट उन्हें अपने एक मैजिक स्पेल से डरा देता है जिससे उसकी काफी बेइज्जती होती है और फिर लाइट और उसकी पार्टी यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम एक बच्चे को देख पाते हैं जिसे कुछ एल्फ रस्सी से बांधकर जंगलों में घुमा रहे थे ताकि वो टावर को इन्वेस्टिगेट कर सके और जब मॉन्स्टर आए तो इस बच्चे को खाए उन्हें नहीं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उस बच्चे को छोड़कर इन सारे एल्फ्स को खा जाता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बच्चे के पास यहाँ पर 4 लोग आते हैं और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बैंडिट्स है, लेकिन असल में ये लोग आयुकी के सर्वेंट होते हैं और इन लोगों का काम यहाँ पर हर इंसान को बचाकर किसी सेफ जगह ले जाना होता है, जिस पर वो इस बच्चे को एक हीलिंग पोशन देकर उसे पूरी तरीके से ठीक करते हैं और उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बाकी इंसानों को भी बचा कर रखा था। वो अब से इन सारे इंसानों को यही रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है और वो यहाँ सेफ रहेंगे एल्फ से भी और मॉन्स्टर से भी। और फिर तभी हम इस टावर के ऊपर आयुकी और एली को देख पाते हैं जो कि सारे सीन्स के ऊपर नजर रख रहे थे और यहाँ इन दोनों की काफी तगड़ी बहस चल रही होती है, जिसके बाद एली यहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जंगल में जितने भी मॉन्स्टर्स एल्फ्स को हंट कर रहे हैं वो सारे के सारे एली के कंट्रोल में है। और फिर तभी हम जंगल के करीब साशा को देख पाते हैं जो कि सारे मॉन्स्टर्स को देख यहाँ से भाग जाती है क्योंकि उन सबका लेवल ही 1000 के करीब होता है जिनसे वो कभी भी फाइट नहीं कर सकती। और क्योंकि वो टावर के अंदर पहुंचकर लाइट को खत्म करना चाहती थी इसलिए वो व्हाइट नाइट्स की मदद लेने का डिसाइड करती है। सीन कट होता और हम सारे एल्फ के बड़े लोगों को मीटिंग करते देखते हैं। यहाँ पर इनकी रानी भी मौजूद थी और साथ ही साथ कैप्टन हार्डी भी, जहाँ पर काउंसलर कहते हैं कि हमें व्हाइट नाइट्स को बेचकर उस टावर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन कैप्टन हार्डी कहते हैं कि हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम हम एडवेंचर से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये मामूली सा काम व्हाइट नाइट्स के लेवल का नहीं है, इसलिए व्हाइट नाइट्स को इस काम को करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये सुन क्वीन भी हार्डी के फैसले से एग्री करती है और कहती है कि इस काम को करने के रिवॉर्ड को बढ़ा दिया जाए ताकि और भी एडवेंचर्स इस जॉब को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। मीटिंग एंड हो जाती है जिसके बाद हम क्वीन को हार्डी के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि क्वीन असल में हार्डी की माँ है, जिस वजह से वो हमेशा उसी की साइड लेती है और उसे किसी भी खतरनाक काम के लिए नहीं भेजती। और फिर तभी हम इन दोनों को माइस्ट्रो के बारे में बात करते देखते हैं यानी कि लाइट के बारे में, और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ह्यूमन स्पीशीज से एक हीरो बॉन्ड होता है जिसे ये लोग माइस्ट्रो कहते हैं, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है कि इन लोगों को आराम से हरा सकता है, जिसके चलते 8 स्पीशीज ने अपनी खुद की एक अलायंस बनाई है, 8 नेशंस अलायंस, जहाँ ये सारी स्पीशीज माइस्ट्रो के पैदा होने का इंतजार कर रही है और जैसे ही वो पैदा होगा तो वो उसे पहले तो अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे धोखा देकर मार देंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि लाइट अकेला नहीं है जिनके साथ इन लोगों ने ये सब किया है, वो बस एक माइस्ट्रो कैंडिडेट है, यानी कि और भी कैंडिडेट्स माइस्ट्रो के लिए हो सकते
लगते हैं। सीन कट होता है हम साशा को देख पाते हैं जो कि 2 एडवेंजर्स को हायर करती है और उनके साथ टावर को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करती है। वो इन एडवेंजर्स के साथ जा ही रही होती है कि तभी उसे ब्लैक मोटली पार्टी नजर आती है जहां वो लाइट को देख उसे पहचान लेती है। वो उसे उसका मास्क उतारने के लिए कहती है जिस पर वो नहीं उतारता और वो उसे एक चमाट मार देती है और उसका मास्क उतार लेती है। और तभी वो देखती है कि लाइट का मुंह पूरी तरीके से जला हुआ है जिसे वो काफी ज्यादा क्रीपी लगता है और वो उसकी शक्ल देख ही नहीं पाती, जिसके चलते उसे पता नहीं चलता कि वो लाइट है भी या नहीं। और वो फिर पूरी तरीके से कन्विंस हो जाती है कि ये बंदा लाइट हो ही नहीं सकता। वो फिर उसे उसका मास्क पहनने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर साशा के जाने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि लाइट का जो मास्क है वो असल में फूल्स मास्क कहलाता है जो कि किसी भी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, जिसके चलते उसने अपने फेस पर बर्न मास्क का इल्यूजन बनाया। जिसके बाद ये लोग जंगल में जाने लगते हैं और फिर तभी 2 एल्फ इनको देख इनका पीछा करने लगते हैं जो कि वही एल्फ है जो कि नेमुमो को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाना चाहते थे और साथ ही साथ लाइट से बदला लेना भी चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि लाइट जैसे एक मामूली इंसान ने उन्हें सारे एल्फ के सामने काफी ज्यादा बेइज्जत किया। अब लाइट इन्हें देख पहले तो इनसे दूर भागने की कोशिश करता है पर ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं जिसके चलते वो रुक जाता है। लाइट फिर इन दोनों को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और मीरा को ऑर्डर देता है कि वो इन दोनों को मार दे। और फिर तभी मीरा नाम की लड़की इनके पीछे से आकर इन लोगों को डरा देती है और तभी उसके हाथों में से सांप निकलते हैं जो कि इन दोनों ही एल्फ के मुंह के अंदर घुस जाते हैं और इनकी जान ले लेते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मीरा असल में लाइट की एक समन है और यहाँ हम लाइट के 3 और समर्स को देख पाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है आइस हीट, दूसरी का नाम होता है सुज और पुराने वाले को तो हम जानते ही हैं जिसका नाम है जैक। ये लोग फिर यहाँ एक साथ टावर की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि जैक और गोल्ड दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं। ये लोग यहाँ अपनी बातें कर ही रहे होते हैं जहाँ पर जैक कहता है कि वो लाइट का फेवरेट समन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैक कहता है जिसने लाइट को शुरू से ट्रेन किया है। और जब ये सारी लड़कियां जैक की बात सुनती है तो उसे गुस्से से घूरने लगती है। लाइट इन सबको शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि हमें टावर की तरफ पहुंचना होगा। वो फिर यहाँ मूड को थोड़ा हल्का करता है और इसी के साथ ये लोग टावर पर पहुंचने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग टावर की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर आयुकी और एलिन का इंतजार कर रहे थे और इनके साथ यहाँ पर नाजुना भी होती है। और फिर ये लोग टावर के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जो कि एली का पेट था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इस बड़े से ड्रैगन को व्हाइट नाइट से फाइट करवाने के बजाय किसी दूसरे बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वो बड़ा मकसद क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। और फिर एली यहाँ पर लाइट को टॉप फ्लोर पर लेकर जाती है जो कि उसका थ्रोन रूम था और साथ ही साथ एक वेडिंग हॉल भी जहाँ वो साशा और मिखाइल को लाकर टॉर्चर करेगा और साशा और मिखाइल यहाँ खुद चलकर आएंगे। अब यहाँ टावर का दरवाजा खुला होता है जिसके खुले रहने की वजह से ड्रैगन कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है वॉक पर और यहाँ पर साशा उसे देख लेती है जो कि इन 2 एडवेंजर्स के साथ फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी। साशा ये देख इन दोनों के साथ यहाँ से फौरन निकल जाती है जिसके बाद हम साशा को मीटिंग में देखते हैं जहाँ वो सारे एल्फ के बड़े लोगों को रानी के सामने जमा कर बताती है कि मैंने एक ड्रैगन देखा है जो कि उस टावर के आसपास घूम रहा है। ये सुन रानी शॉक हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर काउंसलर या व्हाइट नाइट्स को वापस उस टावर को इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है, जिस पर कैप्टन हार्डी इस काम को करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि अगर वो एक ड्रैगन को मारते हैं तो उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ काउंसलर भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है, जहाँ अगर कैप्टन हार्डी इस ड्रैगन को मारने में कामयाब होगा तो मेरी भी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कैप्टन हार्डी को ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। अब काउंसलर यहाँ साशा से अकेले में बात करता है और वो यहाँ नहीं चाहता था कि कैप्टन हार्डी इस मिशन में फेल हो, इसलिए वो साशा से कहता है कि वो अपने डैड से जाकर वो रैलिक ले ले जो कि एक तरीके का लेजेंडरी वेपन है और उसे ओकारिना कहा जाता है। साशा फिर ऐसा ही करते और अपने डैड से जाकर वो लेजेंडरी वेपन ले लेती है और डिसाइड करती है कि वो भी व्हाइट नाइट्स के साथ उस टावर को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगी क्योंकि आखिरकार वहाँ लाइट जो है जिसे वो खत्म करना चाहती है। ये लोग कुछ ही देर में टावर के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि टावर के अंदर से धड़ाधड़ मॉन्स्टर्स निकलते जा रहे हैं जिन सारे मॉन्स्टर्स का लेवल 1000 के करीब है, लेकिन वो यहाँ मॉन्स्टर से लड़ने नहीं बल्कि ड्रैगन को मारने के लिए आए थे, जिसके चलते वो लोग सीधा टावर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं बिना मॉन्स्टर से फाइट किए। और यहाँ हम कैप्टन हार्डी को उनका रेयर स्किल इस्तेमाल करता देखते हैं जो कि होता है साइलेंट। साइलेंट एक ऐसा स्किल है जिसके चलते कैप्टन हार्डी आसपास में मौजूद सारे लोगों की आवाजों को कंट्रोल में कर पाते हैं, यानी कि कोई भी आसपास में मौजूद इनकी आवाजें सुन नहीं पाएगा, यहाँ तक कि इनकी धड़कनों की भी नहीं और न इनके 40 स्टेप्स की। और इसी के साथ ये लोग टावर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ ये सब लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल पर अपना पैर रख देते हैं और फिर अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर साशा और मिखाइल सीधा सीढ़ियों पर ही टेलीपोर्ट होते हैं। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता जिसके चलते ये इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगते हैं और ये सीढ़ियां सीधा पहुंचती हैं लाइट के थ्रोन रूम तक। और इसी के साथ लाइट का बनाया रिवेंज प्लान शुरू होता है। सीन कट होता है, निया और खिया को देख पाते हैं जिनके सामने मीरा और आइस सीट आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों हमसे लड़ने वाले हो तो चलो तैयार हो जाओ। ये सुन निया और किया कहते हैं कि तुम हमें हरा ही नहीं सकते और इसके बाद ये लोग उन पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। निया और किया पिलर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जहाँ वो विंड कटर नाम की स्पेल का इस्तेमाल करके इन पर अटैक करने लगते हैं और फिर मौका देखकर मीरा का हाथ काट देते हैं। ये करने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि देखो हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिस पर मीरा कहती है कि पहले अपनी तलवार चेक करो, उस पर खून की एक बूंद नहीं है, जिसे देख ये दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर यहाँ मीरा इन लोगों को अपना पूरा नाम बताती है। मेरा नाम है मीरा द काइमेरा और मैं एक रेयर कार्ड हूँ जिसका लेवल 7777 है। और उसके बाद आई सीट भी अपना पूरा नाम बताती है। मेरा नाम आई सीट है, द फ्रोजन फायर स्टॉर्म ग्रैपलर, और मैं भी रेयर कार्ड हूँ जिसका लेवल 7777 है। ये सुन ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर किसी का भी इतना ज्यादा लेवल हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी मीरा हंसते हुए अपने सर को अपने जिस्म से अलग कर लेती है और दिखाती है कि तुम लोग हमसे इस वजह से नहीं जीत सकते क्योंकि हम सब इमोर्टल्स हैं। और मीरा और आई सीट फिर इन्हें अटैक करने का एक आखिरी मौका देते हैं और कहते हैं कि हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, जिस पर किया और निया दोनों इन पर हमला करते हैं पर उनके अटैक का इन पर कोई असर नहीं होता, जिसे देखिए दोनों डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। और आई
आईसीड ये देख फिर अपनी रेयर एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जहाँ ये अपने गॉटलेट वैसे ना बर्दाश्त होने वाली हीट निकालते हैं और निया और किया इसके चपेटे में आ जाते हैं, जहाँ वो आइस वॉल बनाकर इस हीट से बचने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई असर नहीं होता और फिर इनकी बॉडी इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जहाँ इनकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है। अब ये दोनों यहाँ मरने ही वाले होते हैं, जिस पर आईसीड अपनी इस स्किल को डीएक्टिवेट कर देती है। अब जब वो इन दोनों को चेक करने जाती है और नोटिस करती है कि ये दोनों जिंदा है, तो वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है, क्योंकि मास्टर लाइट ने कहा है कि उन्हें वो सारे व्हाइट नाइट्स जिंदा चाहिए। और फिर ये दोनों निया और किया को मास्टर लाइट के थ्रोन रूम तक ले जाने लगते हैं। सीन कट होता है और हम शारफाट को देख पाते हैं, जिसका मुकाबला होता है सुजू से। वो यहाँ सुजू की खूबसूरती देख उस पर फिदा हो जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे अपनी बीवी बनाएगा। लेकिन सुजू यहाँ कुछ नहीं बोलती, जिस पर उसका हथियार यानी कि गन बोलता है कि सुजू बहुत ही शाय लड़की है और वो लोगों से बात नहीं करती। इस गन का नाम होता है लॉक और शारफाट इस गन को बोलता है, काफी ज्यादा शौक होता है और समझता है कि ये कोई रेयर टाइप का वेपन हो सकता है, बिल्कुल मेरे लेजेंडरी वेपन की तरह। अब शारफाट यहाँ सुजू से पूछता है कि वो किस टाइप के लड़के को पसंद करती है, अगर वो मुझे बताए तो मैं बिल्कुल उसी टाइप का लड़का बन जाऊंगा। जिस पर सुजू कहती है कि वो सिर्फ मास्टर लाइट को ही पसंद करती है। अब शारफाट के पास यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो सुजू को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो अपने लेजेंडरी वेपन का इस्तेमाल कर सुजू पर हमला करता है। और ये लेजेंडरी वेपन होता है इनविजिबल क्रॉसबो, जो कि किसी को भी नजर नहीं आता और ना ही इसे निकलने वाली एमओ किसी को नजर आती है। लेकिन सुजू किसी तरह उसे सेंस कर लेती है और इस एमओ को डॉज भी कर लेती है और साथ ही साथ इस एमओ को दोबारा अटैक होने पर काउंटर भी कर लेती है। ये देख शारफाट उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और फिर इन दोनों के बीच यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट शुरू होती है। शारफाट यहाँ सुजू को बोलता है कि वो उस लाइट नाम के बंदे को छोड़ मेरे पास आ जाए, मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। ये सुन सुजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर यहाँ पर अपनी रेयर एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। वो फिर यहाँ पर सारी एमओ को पहले तो हवा में जमा करती है और हवा में पहुंचने के बाद ये सारी एमओ एक जगह रुक जाती है, जहाँ पर जैसे ही सुजू इन्हें ऑर्डर देती है तो ये सारी एमओ जाकर शारफाट को लगती है। जैसे ही एमओ शारफाट के जिस्म तक पहुंचती है तो फटाफट वहीं पहुंचकर एक्सप्लोड होने लगती है। ये देख हम समझ पाते हैं कि एमओ के अंदर स्टेटस इफेक्ट वाली एबिलिटी है, यानी सुजू के ऑर्डर पर ये एमओ किसी भी एलिमेंट में तब्दील हो सकती है, फायर, वाटर, आइस वगैरह। अब यहाँ शारफाट की काफी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन सुजू उस पर अभी भी गुस्सा थी, क्योंकि उसने मास्टर लाइट की बेइज्जती करी थी। वो फिर अपनी टांग से उसका मुंह कुचलने लगती है, लेकिन उसकी गन उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे उन्हें जिंदा पकड़ना है। और जब सुजू शांत हो जाती है तो घबराने लगती है कि उसने कहीं गलती से इसे मार तो नहीं दिया, जिस पर उसकी गन कहती है कि फिक्र मत करो, ये इंसान मर ही नहीं सकता, क्योंकि इस टावर के ऊपर एली की इंचार्टमेंट लगी हुई है, जिसके चलते कोई भी इस टावर के अंदर मौजूद इंसान मर नहीं सकता। और फिर सुजू भी यहाँ से शारफाट को लेकर थ्रोन रूम की तरफ जाने लगती है। सीन कट होता है और हम यहाँ मूस्ट को देख पाते हैं, जिसका मुकाबला होता है जैक से। जैक यहाँ मूस्ट से कहता है कि वो मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगा, जिस पर मूस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मूस्ट फिर यहाँ जैक पर अटैक करता है, लेकिन जैक उसके हर एक अटैक को सिर्फ एक हाथ से ही ब्लॉक करने लगता है, जिसे देख मूस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर मूस्ट यहाँ अपने लेजेंडरी वेपन का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी बॉडी से उसका लाइफ स्पेन लेकर उसकी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब जैसे ही मूस्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जैक भी अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि कहलाती है आयरन ब्लड, जिसके चलते उसकी बॉडी क्रिस्टल फॉर्म में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद से ही मूस्ट का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता है, जिसे देख मूस्ट काफी ज्यादा शौक होता है। लेकिन मूस्ट ने अब तक हार नहीं मानी थी और वो अटैक करता ही जाता है, पर उसका हथियार यहाँ पर टूट जाता है, जिसे देख वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर जैक यहाँ मुक्का मारकर उसे काफी दूर उड़ा देता है, जहाँ वो दीवार में जा टकराता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जैक भी उसे थ्रोन रूम की तरफ ले जाने लगता है। सीन कट होता है और हम कैप्टन हार्डी को देख पाते हैं, जिसका मुकाबला होता है नाजुना से। अब यहाँ नाजुना को देख कैप्टन हार्डी को लगता है कि वो तो एक बच्ची और उसे हरा ही नहीं पाएगी, जिसका मतलब है कि उसके पास स्किल नहीं, लेकिन उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर जरूर होगी, जिसे हम सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो मुझे हरा सकती है, जिसके चलते मुझे इस बच्ची को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जैसे ही कैप्टन हार्डी फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं, नाजुना अपनी तलवार को सिर्फ हल्का सा स्विंग करती है, जिससे एक शॉकवेव क्रिएट होता है और कैप्टन हार्डी का एक हाथ कट जाता है। यहाँ तक कि शॉकवेव से टावर का कुछ हिस्सा टूट भी जाता है, जिससे एली काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि इस टावर को बरकरार रखने में उसका काफी ज्यादा माना इस्तेमाल हो रहा है। एली ये देख नाजुना पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे अपनी पावर कंट्रोल में रखने के लिए कहती है। और फिर सभी हम कैप्टन हार्डी को देखते हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया था, और वो फिर यहाँ पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, वही साइलेंट वाली एबिलिटी, जिससे नाजुना उनके फुट स्टेप्स, हार्ट बीट और ना ही प्रेजेंस का पता लगा पाएगी। और साथ ही इस स्किल को एक्टिवेट करने से सामने दुश्मन की जो भी पावर होती है वो यहाँ पर स्किल इस्तेमाल करने वाले को मिल जाती है, यानी कि कैप्टन हार्डी को। लेकिन कैप्टन हार्डी को अभी भी लग रहा होता है कि नाजुना को हराने के लिए इतना काफी नहीं है, जिस वजह से वो अपनी शॉट पर भी साइलेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कोई भी सेंस ही नहीं कर पाएगा कि कब अटैक हो रहा है और कहां से हो रहा है। और जैसे कैप्टन हार्डी अटैक करने ही वाले होते हैं, नाजुना उसे एक पंच मारकर काफी दूर उड़ा देती है और वो दीवार में जा टकराते हैं और वापिस से इतना ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि उनके अंदर दोबारा से फाइट करने की हिम्मत ही नहीं होती। एली फिर यहाँ नाजुना को वापस डांटने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से वापस से दीवार डैमेज हो गई थी, जिसे उसे रिपेयर करना पड़ेगा अपने माना का इस्तेमाल करते हुए, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी लाइट यहाँ एली को शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि साशा यहाँ दरवाजे तक पहुंच गई है, तो चलो रेडी हो जाओ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपना पुराना मास्क पहन लेता है और तैयार होकर बैठ जाता है, और नाजुना यहाँ हार्डी को लेकर थ्रोन रूम की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हमें नेमुमू और गोल्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग अभी भी फॉरेस्ट में कुछ एल्फ की जान बचा रहे हैं उन मॉन्स्टर्स से, ताकि वो लाइट का रैंक एज एन एडवेंचरर बढ़ा सके। और यहाँ हम लाइट को भी देख पाते हैं, जो कि असल में उसी का क्लोन होता है, जो कि शैडो मैजिक के जरिए बना हुआ है। और इस क्लोन को
एली ने बनाया है, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा अपने माना को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर उसका माना खत्म हो जाएगा तो ये क्लोन भी डिसअपियर हो जाएगा। जिनका टूर हम साशा और मिखाइल को देख पाते हैं, जो कि लाइट के थ्रोन रूम तक पहुंच गए थे। यहाँ साशा उस मास्क वाले बंदे को देख पहचानती है और मिखाइल को बताती है कि उसने उसे पहले भी देखा है। अब यहाँ लाइट इन दोनों का वेलकम करता है और तभी अपना मास्क उतारकर साशा को दिखाता है, जिससे देख वो शॉक हो जाती है कि ये तो लाइट और वो अभी भी जिंदा है। साशा लाइट से पूछती है कि उस बात को 3 साल हो चुके हैं तो वो अभी भी पहले जैसा ही क्यों दिखता है, जिस पर लाइट बताता है कि उसकी एजिंग होना बंद हो गई है, यानी कि वो एक तरीके से अमर है और जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता तब तक वो अमर ही रहेगा। मिखाइल या लाइट को देख काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अगर लाइट को मारने में कामयाब हो जाता है तो उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ ग्लोरी भी, जहाँ वो क्वीन को हटाकर इस किंगडम का राजा बन जाएगा, क्योंकि अब लाइट माइस्ट्रो का कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है बल्कि वो तो खुद ही माइस्ट्रो है। अब यहाँ साशा भी मिखाइल के कॉन्फिडेंट को देख काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और डिसाइड करती है कि हम दोनों मिलकर लाइट को मार देंगे, जिस पर लाइट भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि चलो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं अपना बदला शुरू करने वाला हूँ, जो कि तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट होगा। अब यहाँ मिखाइल साशा को उसका वेपन निकालने के लिए कहता है, जो कि उसने अपने डैड से लिया था। वो फिर वही ओकारिना निकालती है और उसे बजाती है, जिससे 3 एंजल नाइट्स यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनमें से एक अटैकर होता है, दूसरा टैंक होता है और तीसरा हीलर होता है, और तीनों का ही ये खतरनाक कॉम्बिनेशन लाइट पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन लाइट के चेहरे पर हंसी देख साशा उससे पूछती है कि वो आखिर क्यों हंस रहा है, जिस पर लाइट बताता है कि उसका लेवल 9999 है, जिसके चलते तीनों एंजल नाइट्स उसे कभी हरा ही नहीं पाएंगे। साशा ये सुन शॉक होती है, जिस पर मिखाइल कहता है कि उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो बस झूठ बोल रहा है ताकि वो हमसे बच सके। लेकिन इन सब बातों के दौरान लाइट या इनमें से एक एंजल नाइट को पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाब हो जाता है। ये देख साशा शॉक होती है और ओकारिना को बजाने लगती है, जिससे बाकी के 2 एंजल नाइट्स पर एक शील्ड बन जाती है, जिसके बाद से ही लाइट के अटैक इन दोनों एंजल नाइट्स पर काम करना बंद कर देते हैं। और लाइट तभी नोटिस करता है कि अगर वो ओकारिना को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये एंजल नाइट्स यहाँ से चले जाएंगे, जिसके चलते वो साशा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मिखाइल साशा को अपनी शील्ड से बचा लेता है और इस शील्ड का नाम होता है शील्ड ऑफ ब्लेसिंग एंड रेट्रिब्यूशन। और तभी ये शील्ड लाइट पर वापस हमला करती है और उसे काफी दूर उड़ा देती है। ये देख हम समझ पाते हैं कि ये शील्ड डैमेज को एब्जॉर्ब करती है और उसे रिपेल करके सामने वाले को ही डैमेज कर देती है, और साथ ही साथ जो भी शील्ड को इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी ताकत को काफी गुना तक बढ़ा देती है। ये सब देख लाइट हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा वेपन मेरे वेपन के आगे कुछ भी नहीं है, ये मेरा वेपन एक गॉड टियर वेपन है। और तभी लाइट इस वेपन पर लगा सील हटा देता है, जिसके बाद से इस वेपन का शेप पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और साथ ही साथ इस वेपन के अंदर से इसी की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे हम ऑरा कह सकते हैं, जो कि लाइट के हाथ को भी डैमेज कर रही होती है। यहाँ लाइट अपने इस वेपन का नाम बताता है, जो कि होता है गॉड रेकियम गंगनी, जो कि एक गॉड को मारने तक की ताकत रखता है और इसके आगे तुम्हारा कोई भी वेपन नहीं टिक पाएगा। ये सुन मिखाइल हंसने लगता है, जिस पर लाइट अपने इस वेपन का इस्तेमाल कर सारे एंजल्स पर अटैक करता है और एक ही झटके में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख साशा फटाफट से अपने ओकारिनो को बजाकर एक आर्क एंजल को बुला लेती है, जो कि उस पर अपना होली जेवलिन वाला स्किल इस्तेमाल करता है, लेकिन ये उसके ऊपर काम नहीं करता। ये देख साशा डर के मारे बार बार ओकारिना बजाने लगती है और आर्क एंजल को बार बार होली जेवलिन का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन उसका एक भी अटैक लाइट को डैमेज भी नहीं पहुंचा पाता। और तभी ओकारिना की पावर को बार बार इस्तेमाल करने से ये ओकारिना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और आर्क एंजल भी यहाँ से चला जाता है। मिखाइल यहाँ कहता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी शील्ड है। लेकिन लाइट उस शील्ड पर अटैक करके उस शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये देख मिखाइल काफी ज्यादा शॉक होता है और यहाँ से भागने का डिसाइड करता है, जहाँ वो अपनी पॉकेट में से एक फेदर निकालता है, जो कि किसी तरीके का टेलीपोर्टेशन रेलिक है। लेकिन जैसे वो उसे इस्तेमाल करता है तो नोटिस करता है कि ये फेदर तो काम ही नहीं कर रहा है, जिस पर वो शॉक हो जाता है और इसे बार बार इस्तेमाल करता है, पर वो किसी भी बार काम नहीं करता। जिस पर लाइट बताता है कि मेरे अलावा इस पूरे टावर के अंदर कोई भी टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि एली ने इस पूरे टावर के ऊपर ऐसी इंचार्टमेंट लगाई है कि कोई भी किसी भी तरीके की टेलीपोर्टेशन स्किल या फिर रैली का इस्तेमाल कर ही ना पाए। अब यहाँ मिखाइल लाइट को धमकी देता है कि हमारे कैप्टन अभी भी जिंदा है, जो कि कहीं तुम्हारे किसी दुश्मन से फाइट कर रहे होंगे, और जैसे ही वो यहाँ आएंगे वो हमें बचा लेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन अगर तुम हमसे माफी मांगो तो शायद हम तुम्हें थोड़ी कम दर्दनाक सजा दें। ये सुन लाइट कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। फिर वो तभी दरवाजे के पीछे मौजूद अपने सारे समन्स को एक साथ अंदर आने के लिए कहता है, जो कि सारे व्हाइट नाइट्स को हराकर उनकी लाशों को यहाँ ले आए थे, लेकिन ये व्हाइट नाइट्स अभी भी जिंदा थे, जिनकी इतनी बुरी हालत देख मिखाइल और साशा यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। मिखाइल यहाँ फिर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और लाइट को एक ऑफर देता है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम एल्स की क्वीन को हटाकर तुम्हें उस पूरे किंगडम का राजा बना सकते हैं। लेकिन लाइट मना कर देता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम सबसे बदला लेना है। ये सुन मिखाइल कहता है कि तुम्हें तो साशा से बदला लेना है, तो मेरी जान क्यों लेनी है, मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं, मैं तो बस इससे इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि मैं उससे वो ओकारिना वाला वेपन ले सकूं। ये सुन साशा काफी ज्यादा शौक होती है कि वो मुझसे बस इसलिए शादी करना चाहता था कि वो मुझसे वो वेपन ले सके, जिस पर इन दोनों की काफी देर तक बहस चलती है और इसका फायदा उठाकर मिखाइल यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एली, जो कि यहाँ पर गुस्से में होती है, उसे अपनी वाइन्स वाली स्पेल के जरिए वाइन्स में जगड़ लेती है और उसे पकड़कर उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगती है, जहाँ वो उसके माइंड को रीड करती है और माइस्टर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, जो कि मिखाइल के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। और इसके बाद बारी आती है साशा की। साशा यहाँ लाइट से माफी मांगने लगती है और उसे पुराने वक्त की याद दिलाती है कि वो मुझे पसंद करता था, तो वो मेरी जान तो नहीं लेगा और मैं भी तुम्हें इस वक्त पसंद करती हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, बस मुझे मारना नहीं।
नहीं। ये सुन लाइट कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हें तो गारो के पास होना चाहिए क्योंकि वो अकेला वहाँ सड़ रहा होगा और जल्दी मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों और साथियों को भी वहाँ भेज दूंगा। और फिर तभी लाइट यहाँ मीरा को ऑर्डर देता है कि वो साशा को यहाँ से ले जाए, जिस पर साशा अपने हाथ पैरों से बहुत सारे सांप निकालती है और वो उसे काटते हुए सीधा डंजन में ले जाते हैं। अब सब कुछ ओवर होने के बाद लाइट यहाँ अपने वेपन की पावर को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से बेहोश होने लगता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो यहाँ अपने वेपन पर हटा सील वापस से लगाने में कामयाब हो जाता है। ये देख एली यहाँ से लाइट को डंजन सिटी में ले जाती है ताकि वो कुछ देर तक आराम कर सके। सीन कट होता है और हम मे को लाइट के पास बैठा देखते हैं और हमें इस वेपन की कहानी बताई जाती है कि 3 साल तक बार बार अनलिमिटेड गाचा वाले स्किल का इस्तेमाल करने पर लाइट को सिर्फ एक ही ताकतवर वेपन मिला, जो कि यही वेपन था। लेकिन ये कैसे इस्तेमाल होता है और इसके क्या सीक्रेट्स हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं चले, जिसके चलते इस वेपन की पावर को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और इसी वजह से लाइट ने अपने समन्स की मदद से इस वेपन के ऊपर एक सील लगवाया ताकि अगर वो किसी डेस्परेट सिचुएशन में फंस जाए तो इस वेपन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। और फिर जैसे ही ये कहानी एंड होती है हम लाइट को देख पाते हैं जिसे होश आ गया था, और वो जैसे ही उठता है मैं उसे वापस लेटकर आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि एली यहाँ सब कुछ संभाल रही है तो आपको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीन कट होता है और हम एल्फ के बड़े लोगों को एक साथ मीटिंग करता देख पाते हैं, जहाँ पर तभी एक अनजान आदमी आकर इन लोगों को बताता है कि 2 दिन हो गए और हमें व्हाइट डेड्स की तरफ से कोई भी खबर नहीं मिली है। ये सुन सारे बड़े लोग और साथ ही साथ क्वीन भी शॉक हो जाती है और पूछती है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, जल्द से जल्द फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करो, हमें व्हाइट नाइट्स को ढूंढना ही होगा क्योंकि उनमें मेरा बेटा भी है। और फिर यहाँ पर एक और आदमी आता है और बताता है कि ड्रैगन्स की बहुत बड़ी आर्मी हमारे शहर की तरफ बढ़ रही है हमारे शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर तभी हम एली को देख पाते हैं जो कि इन सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल करके यहाँ पर लेकर आई थी और ये सारे के सारे ड्रैगन्स काफी ज्यादा पावरफुल है। एली यहाँ शहर के सारे लोगों को बताती है कि मैं एक विच हूँ और तुम्हारे शहर के कुछ व्हाइट नाइट्स मेरे महल में आए थे, जहाँ उन्होंने मेरे कुछ सामान को तोड़ा फोड़ा और साथ ही साथ कुछ सामान को भी चुराने की कोशिश करी, जिसके चलते मैंने उन्हें सबक सिखाया और वो अभी मेरे महल में आराम कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे शहर के इंचार्ज से मिलना चाहती हूँ और अगर वो 3 मिनट में मेरे सामने नहीं आया तो मैं इस शहर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दूंगी। ये सुन एल्फ क्वीन फटाफट से एली के पास पहुंचती है, जहाँ पर उसने बहुत सारे गार्ड्स को रेडी कर रखा था कि अगर एली कुछ भी करे तो वो उसकी जान ले ले। अब एल्फ क्वीन यहाँ एली को समझाने की कोशिश करती है कि उनका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस उस अनजान टावर को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। लेकिन एली इस पर भरोसा नहीं करती और बोलती है कि मैं तुम्हारा माइंड रीड करके ये बात का पता लगाना चाहती हूँ। और जैसे ही वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ती है तो सारे गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। ये देख एली अपनी एक स्पेल कास्ट करती है जिससे जमीन के नीचे से बहुत सारे पेड़ निकलते हैं और सारे सोल्जर्स का खून चूसने लगते हैं। एली बताती है कि ये ब्लड सकिंग ट्रीज है और इन पर किसी भी तरीके का मैजिक काम नहीं करता और ये जितना ज्यादा खून पियेंगे ये उतना ज्यादा बड़े होते जाएंगे। एल्फ क्वीन ये देख काफी ज्यादा शौक होती है और एली को धमकी देती है कि वो 8 नेशंस की अलायंस से पंगा ले रही है, जिस पर एली नहीं सुनती और उसका माइंड रीड करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। एल्फ क्वीन ये देख यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन एली उसे अपनी वाइन्स वाली स्पेल में जकड़ लेती है और उसका माइंड रीड करने लगती है। यहाँ एली का मेन मकसद माइस्ट्रो के बारे में जितना हो सके उतना पता लगाने का था। अब एली ने यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सब कुछ निकाल ली थी, जिसके बाद वो यहाँ इस पूरे शहर में अनाउंस करती है कि जितने भी इंसानों को तुमने यहाँ स्लेव बना रखा है उन सबको आजाद कर दिया जाए, वरना मैं इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और अब से मैं अपने टावर के जरिए पूरे शहर पर नजर रखा करूंगी। जब भी तुम कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो मैं सिर्फ एक झटके से तुम्हारे पूरे शहर को उड़ा दूंगी, ये बात मेरी याद रखना। और ये कहने के बाद एली यहाँ से अपने टावर की तरफ चली जाती है। सीन कट होता है और हम लाइट को देख पाते हैं जो कि एली की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर रहा होता है कि एल्फ सिटी से सारे एल्फ ने अपने इंसानों को छोड़ दिया है और वो अब टावर की तरफ आकर रहने लगे हैं। अब यहाँ लाइट पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, जहाँ वो अपने कपड़े पहनकर वापस से अपने थ्रोन रूम में पहुंचता है और फिर टावर पर बैठकर पूरे एल्फ सिटी पर नजर रखने लगता है। अब यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि लाइट को अभी तक माइस्ट्रो के बारे में सब कुछ पता नहीं चला है, जिसका उसे अभी भी पता लगाना होगा और साथ ही साथ अपने बाकी दुश्मनों से भी बदला लेना होगा। और इसी शानदार और सस्पेंस वाली एंडिंग के साथ ये एनिमे का सीजन 1 यही एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनिमे का सीजन 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक नए एनिमे के नए सीजन के साथ, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।